हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। करीब करीब 2 महीने के आसपास का वक्त जिसमें उत्तर प्रदेश और यहाँ के सभी जिले संक्रमण के अपने चरम स्तर को देख चुके हैं। हालांकि लॉकडाउन के बाद और कुछ हद तक इन परिस्थितियों को झेलने के बाद अब कोविड संक्रमण के केसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और भयानक चीज जबरदस्त तरीके से लोगों पर अटैक कर रही है, लोगों को अपना शिकार बना रही है, जो है ब्लैक फंगस। इसी ब्लैक फंगस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसी है, किस हद तक खतरनाक है, कैसे बचा जा सकता है, और एक बड़ी विडंबना की भी बात करेंगे जो उन मरीजों और मरीज के परिवार वालों के ऊपर बीत रही है, जिसमें न अस्पतालों में सुनवाई है, न ही बाजारों में दवाई है। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा, ब्लैक फंगस, न दवाई न सुनवाई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मेरठ में करीब 24 नए केसेस मिले हैं और राजधानी लखनऊ में 23 नए केसेस मिले हैं। ये हम नए केस की बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर के केसेस तो एक लंबी फहरिस्त पार कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस यानी कि इस वक्त जो मरीज इस संक्रमण से गुजर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, वो 102 की संख्या को पार कर चुके हैं। अनुमान लगाइए, कोविड से जूझ रहे मरीज एक महामारी से पार पाते हैं, लेकिन अफसोस दूसरी ब्लैक फंगस नाम की बीमारी, जिसे म्यूकोमाइकोसिस कहते हैं, उनसे उन्हें जूझना पड़ रहा है। हालांकि म्यूकोमाइकोसिस के लिए बहुत ज़्यादा ये बात भी कही जा रही है कि जो मरीज़ लंबे वक्त पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे, आईसीयू या वेंटिलेटर में रहे, डायबिटिक हैं या और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इसकी जद में ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन बात दोनों चीज़ों पर होगी। बात इस पर भी होगी कि कितनी जल्दी इन केसेस को हम ध्यान में ला सकते हैं, यानी कि जानकारी का अभाव कितना ज़्यादा इस वक्त है, जो कि लोगों के बीच फैलाने की ज़रूरत है इस वक्त कि क्या पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट से किस तरह बचा जाए, उनको क्यों ना पहले से ही पहचान लिया जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं वो ये कि इस ब्लैक फंगस में जो सबसे ज़रूरी इंजेक्शंस हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है। जी हाँ, पहले ऑक्सीजन की कालाबाजारी, फिर कोविड में जीवन रक्षक दवाओं जैसे कि रेमडेसिविर उनकी कालाबाजारी, और अब ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस उनकी भी कालाबाजारी की खबर सामने आ रही है। करीब करीब 1 महीना होने को आया है ब्लैक फंगस का केस जब लखनऊ में पहले मिला था, और उसके बाद से अब तक मरीज के तीमारदार, उनके और परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, वो इस इंजेक्शंस का ही इंतज़ाम करते रह जाते हैं। ब्लैक फंगस बड़े पैमाने पर हम सबको चपेट में ले लेता है। इसी पर चर्चा होगी हमारे साथ, डॉक्टर्स का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। ब्लैक फंगस के मामले कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले तक जहां पूरे लखनऊ में इसके 20 मरीज थे, वहां अब अकेले केजीएमयू में ही इसके 34 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। अब बात दवा की, तो ब्लैक के इलाज में भी दी जाने वाली दवाओं की कालाबाजारी शुरू हो गई है। मेडिकल स्टोरों में ब्लैक फंगस की दवाएं नदारत है, मरीज परेशान है और तीमानदार महंगी दवा खरीदने को मजबूर। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस बीमारी में सबसे ज्यादा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन प्रभावी है। लगभग सभी कंपनियों का ये इंजेक्शन 4500 से 6500 रुपए तक मिलता है, मगर इस वक्त काला बाजारी में 2 गुने से भी ज्यादा कीमत में बेचा जा रहा है ये इंजेक्शन। जिस तरह से कोविड के वक्त रेमडेसिविर के लिए लोग दर दर भटकते थे, उसी तरह हाल अब एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का हो गया है। ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों के लिए हालत बदतर है। न बाजारों में दवाई है, न अस्पताल में सुनवाई है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो चर्चा करेंगे हम ब्लैक फंगस पे कि किस तरह ये मरीजों को अपनी जद में ले रखा है, पोस्ट कोविड इफेक्ट किस तरह हो रहे हैं। ब्लैक फंगस जिसका साइंटिफिक नेम म्यूकोमाइकोसिस है। म्यूकोमाइकोसिस जो कि उन मरीजों पर ज़्यादा असर कर रही है जो कि काफ़ी वक्त तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हैं, जिनका या तो कोई अंग उसका ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर वो डायबिटिक हैं
और भी स्टेरॉइड्स लेने की वजह से, बहुत सारी वजह जिन्हें हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जो पैनल में जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विषय चर्चा के लिए ब्लैक फंगस इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्लैक फंगस की जिस तरह से जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी डिमांड बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, लेकिन उस अनुपात में ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पाई है। हालात ये हो गए हैं कि 1 महीना होने को आया है, राजधानी लखनऊ में तक इसकी सप्लाई को लेकर के स्थिरता नहीं है। किस तरीके का इन इंजेक्शंस को लेकर के मिसमैनेजमेंट है कि तुरंत ही इंजेक्शन कालाबाजारी के लिए पहुंच जाते हैं और 2 गुने से 3 गुने दाम में मरीज के तीमारदार इनको लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आइए बिना देर किए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुलाटी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। इससे पहले सब ब्लैक फंगस पे बातचीत करेंगे हम। इससे पहले भी हम ब्लैक फंगस के बारे में अपने दर्शकों को जागरूक कर चुके हैं, लेकिन क्या इस वक्त चर्चा में सबसे पहला प्रश्न यही ज़रूरी है कि लोगों के बीच इसे लेकर के जागरूकता पैदा की जाए कि पोस्ट कोविड ये इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप पहले से ही इन लक्षणों पर ध्यान दे करके रखिए। और क्या डॉक्टर्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे ज़्यादा रहे हैं उनमें ये सिम्टम्स डेवलप होने की ज़्यादा गुंजाइश है, क्या वहाँ से भी अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों के बीच? जी हाँ, देखिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि कौन वो लोग हैं जो हाई रिस्क पेशेंट हैं जिनमें म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होने की संभावना है, और अगर है उन लोगों को तो वो कैसे जल्दी से जल्दी इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हाई रिस्क ग्रुप है वो ग्रुप है जिनको जो पोस्ट कोविड है, खासकर जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, जिनको स्टेरॉइड दिया गया है कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, उनमें ज़रूरी है कि ब्लड शुगर की बराबर मॉनिटरिंग हो। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ होती हैं जिनमें हम इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स कहते हैं, जिनको कोविड ही नहीं बल्कि कुछ और बीमारियों के इलाज में दिया जाता है, जैसे कि कैंसर है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट है या किडनी के मरीज़ हैं, तो ये वो मरीज़ हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं पेशेंट, जो वेंटिलेटर पे रहे हैं या जिनको ऑक्सीजन दिया गया है, ये सारे वो पेशेंट्स हैं जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनमें म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना ज़्यादा है। अब ये मरीज चाहे वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हों, घर में हों, ज़रूरी है कि सिम्टम्स को, लक्षण को पहचाने की कैसे पहले से पता चल सकता है कि इसकी संभावना तो नहीं हो रही। इनके लक्षणों में मेन चीज़ें जो हैं, कई बार मरीज को नाक में सूखापन, पपड़ी लगती है, नाक बंद हो जाती है, नाक से ब्लड आता है। इसके अलावा चेहरे पे सूजन हो जाना, चेहरे पे सुन्नपन हो जाना, आँख से धुंधला दिखना या डबल दिखाई देना, या आँख बाहर की तरफ आ जाना, या दांत में दर्द होना, या मुंह के अंदर तालू पे सूजन आ जाना, या आधे सिर में दर्द होना, ये सब अलग अलग प्रकार के लक्षण हैं जिससे ये हाई रिस्क वाला ग्रुप जो है वो अलर्ट हो सकता है और समय पे जाके डॉक्टर से जांच करा सकता है। इसके अलावा हाई रिस्क पेशेंट को हमेशा हफ्ते में कम से कम एक बार अपने ईएनटी के डॉक्टर के पास जाके नाक की एंडोस्कोपी करानी चाहिए, ताकि हमें इनिशियल स्टेज में ही अगर ये होने लगे तो हमें पता चले। डॉक्टर मनीष, यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है, जिस तरह से कोविड के पेशेंट्स लगातार सीरियस होते जा रहे हैं, इस वक्त कहा जा रहा है कि नए संक्रमण के केसेस भले कम आ रहे हों, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। एक आम आदमी से अंदाज़ा लगा सकता है कि पेशेंट जो काफ़ी दिन तक अस्पताल में रहा, जो कि सीरियस कंडीशन पर है, लेकिन उसके बाद रिकवरी करके आया, क्या अब और ज़्यादा गुंजाइश है कि ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ेंगे? पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से केजीएमयू में ही हम सिर्फ एक उदाहरण ले लें तो वहीं ही केसेस की संख्या कितनी तेज़ी के साथ बढ़ी है। मेरठ से बड़ी संख्या में केसेस निकले हैं, वाराणसी से निकले हैं, गोरखपुर ज़िले से, बरेली से, कई जगह से केसेस रजिस्टर हुए हैं। क्या अभी भी इस बात की गुंजाइश है कि ब्लैक फंगस के केसेस और फैल सकते हैं? देखिए, अगर पेशेंट टाइमली अलर्ट हो जाता है और टाइमली पहुंच जाता है डॉक्टर के पास, तो अब जैसे नए पेशेंट हैं कोविड के, अब वो नंबर कम हो रहा है नए पेशेंट्स का। इस तरह से म्यूकरमाइकोसिस का भी कम होना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस समय तो खैर बढ़ रहा है, जो हम देख रहे हैं लखनऊ में, लखनऊ के ही नहीं बल्कि लखनऊ से बाहर से भी मरीज आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इलाज अगर हम करें, ऑपरेशन करें, जो नेक्रोज पार्ट है उसको हटा दें, उसके बाद भी हमें दवाइयाँ देना बड़ा ज़रूरी है, और दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं बिल्कुल भी। बहुत
ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करके आप पार्ट को निकाल दें जो खराब हो गया है, उसके बाद दोबारा फ्लेयर अप हो सकता है, फंगस ब्रेन में जा सकता है, इसलिए दवाइयाँ समय से देना ज़रूरी है। और जो खासकर जो सबसे इम्पोर्टेंट दवाई इसमें लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी है, वो मिल नहीं रही है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी बीच दर्शकों, आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां से कोविड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और बाकी के लोग राजकीय चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में या निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, और कुछ लोग अभी असाइनमेंट के प्रक्रिया में हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। अब तक 2,78,840 इलाकों में 6,25,904 टीम दिवस के माध्यम से 3,51,56,542 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है, और इनमें रहने वालों की संख्या 16,92,36,847 है। ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों के माध्यम से दवाओं के वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया है, और बड़ी संख्या में निगरानी समितियों को दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमारे एक्टिव केसेस अब केवल 1,23,579 रह गए हैं, लेकिन अभी पिछले 3 दिनों में ही लगभग 20 लाख दवा के किट विकास खंडों पर और जनपदों में भेजे गए हैं, और अगले 3 दिनों में यार वो कुछ भेज दो परफॉर्मा, मैं प्रेस में बोल रहा हूँ। अगले 3 दिनों में फिर से हम लगभग 18 लाख मेडिसिन के किट्स हम और जनपदों को उपलब्ध करवाएंगे, जिनको कि निगरानी समितियों के माध्यम से जो भी लक्षणात्मक व्यक्ति हो, जो होम आइसोलेशन में है, उनको तो हमारी आरआरटी की टीमें उपलब्ध करवाती ही हैं दवाएं। अगर उनको किसी वजह से दवा न मिल सके तो उनको निगरानी समिति के द्वारा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन जो लोग पॉजिटिव नहीं भी हैं और यदि उनमें लक्षण आए हैं, उनको भी निगरानी समिति के माध्यम से दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि संक्रमण बिल्कुल फैलने न पाए और लोगों का प्रारंभिक स्तर पर ही उपचार हो जाए, ताकि उन्हें अस्पताल जाने की भी नौबत कम से कम आए, और अगर अस्पताल आना ही पड़ता है तो वहां पर भी इलाज की सारी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है। वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है, और विशेष करके 18 से 44 आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। अभी यह कार्य 23 जिलों में चल रहा है, और धीरे धीरे इसे हम विस्तारित करके सभी जनपदों में ले जाएंगे। अब तक प्रदेश में सभी श्रेणियों को मिलाते हुए 1,21,67,184 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, और 32,94,726 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार अब तक 1,54,61,910 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। 18 से 45 वर्ष के लोगों के बीच अब तक 6,38,746 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। जब आपकी बारी आए तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, और जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी। तो ब्लैक फंगस को लेकर एक बार फिर जो अपनी चर्चा है उसकी शुरुआत करते हैं। किस तरह से ब्लैक फंगस इस वक्त राजधानी लखनऊ में भी अपने पैर पसार रहा है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी ब्लैक फंगस के केसेस की खबरें आ रही हैं, जिनमें वाराणसी से ज़्यादा केसेस होने की, मेरठ से ज़्यादा केसेस, गोरखपुर से, और कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर इसे शायद अभी पहचाना ही नहीं गया है। वहां पर या तो ब्लैक फंगस के लिए जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए उनका अभाव है, या फिर लोग होम आइसोलेशन में ही ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, वो अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो आइए बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं,
रेजिडेंट एडिटर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। आपसे ठीक पहले हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए थे, मनीष गुलाटी। उनसे हम जान रहे थे कि कितना खतरनाक ये है और इस वक्त स्थिति क्या है। लेकिन एक परेशानी, एक बड़ी विडंबना ये भी है कि ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इस वक्त मरीज के लिए वो जीवन रक्षक की तरह काम करते हैं, एम्फोटेक्सिन बी, वो इंजेक्शंस ही लगभग मार्केट से गायब हैं। ऐसा पहले कहा गया कि फंगस काफ़ी कम लेवल पे होता था, इसलिए इसकी डिमांड बहुत कम थी, इसलिए सप्लाई भी बहुत कम थी। लेकिन अब 1 महीने का वक्त हो चुका है, अब भी सप्लाई में स्थिरता नहीं आ पाई है, उल्टा कालाबाजारी जम के हो रही है। राजेंद्र सर, ये सवाल आपसे, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो। हाँ बताइए ऐश्वर्या, अब आपकी आवाज आ रही है? जी सर, कालाबाजारी इंजेक्शंस को लेकर के, इंजेक्शंस की कमी 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक स्थिरता नहीं आ पाई है। कहाँ पे लापरवाही हो रही है? देखिए ऐश्वर्या, बेसिकली जो अभी तक देखने को मिल रहा है कि जो इनका सरकारी तंत्र है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो एक तरीके से फेल हो चुका है। क्योंकि जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी उस समय ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, जिस समय बेड की जरूरत थी उस समय बेड अवेलेबल नहीं था, जिस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी उस समय वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। सॉरी, आज जब उसके म्यूकरमाइकोसिस के केस बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, तो उस समय जो उसमें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगता है वो इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो कभी आदमी बेड की कमी से जैसे मर रहे थे, आज जो है कभी उनको रेबीफ्लू जो, तो कुछ ना कुछ ये सरकार की फोरसाइटेडनेस पे सवाल उठाता है कि जब सरकार को ये बात मालूम है बाहर जहाँ से वेव 1 स्टार्ट हुई, वेव 2 स्टार्ट हुई, वेव 3 स्टार्ट हो रही है, तो वहां पे उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स, क्या क्या उसके वो आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ रहे हैं, तो सरकार को उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ वही हाल है कि जब 10th का एग्जाम है तो जिस दिन एग्जाम देने जाना उसके 1 रात पहले तैयारी शुरू करते हैं। तो इससे जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है आज रहे हैं। और जो उसमें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन लगता नहीं है, और सरकार से जब आज हमारी सुबेरे बात हुई तो सरकारी आधिकारिक तौर पे उन्होंने नहीं बताया, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि हमको जो भी 200-300 इंजेक्शन आ रहे हैं वो इंजेक्शन हमारी प्रायोरिटी में लोहिया अस्पताल में या केजीएमयू में या पीजीआई में देना हमारी प्रायोरिटी है। तो जो मेरा ये सवाल है सरकार से कि जो मरीज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है वो क्या मर जाएं, उनका क्या होगा, उनको दवाई कहाँ से मिलेगी? एक तरफ तो आपने सरकारी प्रोटोकॉल में मेडिकल स्टोर पे वो दवाई बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया, अगर वो दवाई रखे उसका मिल जाएगी तो आप उसको पनिश करेंगे। तो आखिर जो जनता सारे प्राइवेट, जिनको सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही, वहां पे जो वीआईपी वीवीआईपी तरीके के लोग हैं उन्हीं को वहां जगह मिल पाती है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो कहाँ से दवाई लाएंगे? तो ये एक सरकार के फोरसाइटेडनेस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब जब लोग मरने शुरू हो जाते हैं, जब तक आधे लोग उस बीमारी से जो त्रस्त हैं वो मर चुके होते हैं, तब तक सरकार के पास अरेंजमेंट होते हैं। तो ये बहुत चिंताजनक और बहुत शर्मनाक पहलू है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस युद्ध स्तर की तैयारी की बात बार बार कही जाती है वो दिखे और वो आम जनता तक पहुँचे भी, तब इसका कुछ लाभ हो पाएगा। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। जानेंगे कि ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है और किस तरह लोग अभी इसकी जो दवाएं हैं उसके अभाव से जूझ रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी को। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां कोविड को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। 1,15,744 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, तो 25,801 लेखपाल हैं, 40,000 कोटेदार हैं, 58,000 सफाई कर्मचारी हैं, 27,725 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 1,624 NGOs हैं, रोजगार सेवक हैं 26,913, 22,065 ग्राम पंचायत सचिव हैं, 9,390 युवक मंगल दल हैं और 74,000 जो है अन्य कर्मचारी जो है विभागों के हैं। वो सब मिला के लगभग 4,01,000 तो ये सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं इस काम में, जो कि 97,000 हमारे जो राजस्व गाँव हैं वहाँ गाँव और मजरा जो है जाके ये जो तलाश रहे हैं कि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति हो या अगर किसी को मामूली लक्षण भी है, और सबको इनको ये निर्देश दिए गए हैं और सबको मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है कि वो निःशुल्क मेडिकल किट वहाँ पर उपलब्ध कराएं। ये जो एक प्रक्रिया है, एक मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि गांव में एग्रेसिवली ट्रेस करके टेस्ट करा है, उसका जो मैंने जैसे पहले बताया कि प्रदेश की हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है वो जो है वो 2.6 रह गई है। हमारी जो रणनीति जिसके अंतर्गत इलाज की बेहतर सुविधा दी जा रही है, उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी अब बढ़ के 91.4% हो गया है, और जो हमारी मृत्यु दर है CFR है वो भी घट के 1.1 रह गई है। ये सारे जो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक मॉडल एग्रेसिव ट्रेस टेस्ट टू ट्रीट की नीति पर लागू किया गया था, उसके संतोषजनक परिणाम निकल रहे हैं। और पीक से हम लोग लगभग 1,80,000 जो मामले हैं, केसेस हैं, वो कम हुए हैं। 3,10,000 हमारे पीक था और आज जो है 1,23,579 एक्टिव मामले हैं, और प्रतिदिन आने वाले मामले भी एक समय पर 38,000 प्रतिदिन थे, जो आज की तारीख में घट के 7,336 रह गए। तो ये एक जो पूरा परिणाम है। इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है वो ये कि रेमडेसिविर जो एक दवा थी जिसकी शुरू में काफी समस्याएं आई थी, वो उसकी उपलब्धता पूरी तरह से अब सुनिश्चित करा दी है। अब कहीं पर किसी प्रकार से रेमडेसिविर की दवा की दिक्कत नहीं है। इसी के साथ साथ टोसिलिजुमैब जो एक और दवा आती है, और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आज के जो एक ब्लैक फंगस से निपटने का एक इंजेक्शन है उसको भी समुचित मात्रा में प्रदेश में मंगाया जाए। अगर भारत सरकार से मंगाने की आवश्यकता है तो भारत सरकार को समय से जो है उनकी मांग भेजी जाए, ताकि इस बीमारी से भी, जो ब्लैक फंगस से जो लोगों को कठिनाई हो रही है, उससे भी उनको बचाया जा सके, और दवा जो कि उसकी उपलब्धता जो है अधिक से अधिक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जा सके। इसके साथ साथ जो तीसरी वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव की बात हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी से सभी जिलाधिकारियों को और सभी हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हमको इंसेफ्लाइटिस से, जो सरकार ने पिछले 4 साल में जो इंसेफ्लाइटिस से लड़ा है, और इंसेफ्लाइटिस जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बच्चों में मौत का कारण हुआ करता था, आज वो उसमें मामलों में और मामलों से मरने वालों की संख्या में लगभग 95% की कमी आई है। एक समय लगभग 1200 से 1500 प्रति वर्ष इसमें जो है बच्चों की जान जाती थी। तो ब्लैक फंगस पर चर्चा कर रहे हैं हम। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मनीष गुलाटी, एक बार फिर आपके पास पे आऊंगी। ब्लैक फंगस को लेकर के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि जो मरीज है ऑपरेट करके उसको अपनी एक आंख, अपना एक जबड़ा, उस साइड में एक बड़ा ऑपरेशन करके, या यूँ कहें कि मरीज के ऊपर क्या बीतती है, कितनी विषम परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ रहा है। ये ब्लैक फंगस किस हद तक खतरनाक है? अगर इसे लेट स्टेज पर डिटेक्ट किया गया तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं मरीज की? आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपने पूछा है कि कितना गंभीर है ये, कितनी तेजी से फैलता है।
तो ये ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस बहुत ही तेजी से फैलता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन करके जितना पार्ट खराब हो गया है, इसमें कई स्टेजेस होती हैं, नाक तक खाली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर मरीज ऐसी स्टेज पे आते हैं जब आँख का हो चुका होता है। तो नाक में शुरुआत होती है जनरली, फिर साइनस, फिर आँख और फिर ब्रेन में जाने का खतरा होता है। ऑपरेशन करके जो आँख का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, साइनस का, नाक का, वो सारा हमें निकालना है। लेकिन अगर हम दवाई नहीं देंगे तो इसमें रिकरेंस हो सकता है, दोबारा हो सकता है और ब्रेन में जा सकता है। इसलिए क्योंकि ये बहुत रैपिडली ग्रोइंग फंगस है, बहुत एग्रेसिव फंगस है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इंतजार करें 2, 4, 5 दिन बाद दवाई आएगी। दवाई बहुत जरूरी है ताकि इसकी ग्रोथ को हम कम करें। एंटी फंगल दवाई है जो उसको फंगस को मारती है, दोबारा ना हो जाए, ब्रेन में ना चला जाए। ये सब कारण है कि जल्दी से जल्दी हमें ऑपरेशन के बाद भी दवाई देनी है। बिल्कुल, आपने कहा बहुत ज़रूरत है इस वक्त की जो मरीज़ इनका ऑपरेशन हो गया है, ब्लैक फंगस आगे ना बढ़े, रिकवरी ना करे, उन्हें बहुत आप कहेंगे इमरजेंसी बेसिस पे वो इंजेक्शंस या वो दवाइयाँ चाहिए होती हैं। इसी प्रश्न पर हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। सर, डॉक्टर का यही कहना है कि बहुत अर्जेंट बेसिस पे मरीज़ को उन इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन करीब करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है जिनके तमाम वो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, मगर उन्हें वो इंजेक्शंस भी अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। वो अगल बगल जगहों से, अलग आप कहेंगे राज्यों से, कहीं से भी करके उन इंजेक्शंस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब तक आपको लगा इस 1 महीने में कुछ भी सुधार हुआ सप्लाई में इंजेक्शंस का? राजेंद्र सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ ऐश्वर्या, अब आपकी आवाज आ रही, पूछिए दोबारा से। जी जी सर, 1 महीने के आसपास हो चुका है, आपको लगता है कि अब सप्लाई में कुछ सुधार आया है या अभी भी वैसे ही है? सवाल सुधार का नहीं है, सवाल ये है कि मैंने पहले भी बोला कि जिस समय सेकेंड वेव ये स्टार्ट हुई, दोबारा कर्फ्यू लगाया गया, तो सब कुछ तो निर्णय सरकार की तरफ से लिए गए, मगर देर से लिए गए। और उसके बावजूद भी जब निर्णय लिए गए तो जिन चीजों की आवश्यकता थी, चाहे वो बेड हो हॉस्पिटल में, चाहे वो ऑक्सीजन, चाहे वो इंजेक्शन हो, उन सब की जिस समय अत्यधिक आवश्यकता थी, उस समय उन चीजों की उपलब्धता नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। अब अगर ब्लैक फंगस की वजह से लोगों की जान जा रही है तो उसकी भी मुख्यतः यही वजह है, जैसा हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि उस पे ब्लैक फंगस जहाँ पे भी फैलता है वो बहुत तेजी से फैलता है, और डॉक्टर पेशेंट को विद इन 1 और 2 डेज अगर मेडिसिन नहीं मिलती है तो उसके सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम रहती है। और हमारे को आज की डेट में उसमें एक इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी ये काम करता है, जो एंटी फंगल इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन की उपलब्धता आज की डेट में बाजार में नहीं है, और जबकि रोज इससे 2-4 मरीज मर रहे हैं, और सरकार के पास 100 से 200 इंजेक्शन पूरे लखनऊ के लिए आ रहे हैं। वो भी उसको उनका कहना है कि हमारी प्राथमिकता है कि हम पीजीआई में देंगे और मेडिकल कॉलेज में देंगे और लोहिया में देंगे, तो बाकी मरीज जो भर्ती हैं वो क्या करेंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है कि सरकार को ये मानना, इसको सरकार आपदा को इस तरीके से देखे कि जैसे चक्रवर्ती तूफान आया वहां पे और उन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद भी भेजी और जितनी तरीके की सुविधाएं हो सकती थी सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई। उसी तरीके से सरकार अगर इसमें लापरवाही करेगी और इस तरीके से इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी, तो जैसे लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे थे वैसे इसकी वजह से भी मरते रहेंगे। और जब इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी होगी, जब तक जिसके परिवार का सदस्य जाना होगा वो जा चुका होगा।
तो ये तो सिर्फ प्रशासन की लापरवाही का नतीजा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन मेडिसिन का बहुत तेजी के साथ जो मरीज हैं उन तक सप्लाई की जाए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र जी आपका। डॉक्टर मनीष आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।